हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पर स्वागत है। तो देखिए, कल हमने बात की थी जीन पियाजे की थ्योरी की, ठीक है ना। कल हमने पियाजे की थ्योरी सारी कर ली थी। अब ये जो पियाजे की थ्योरी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसमें से आप ये मान के चलिए कि 2 प्रश्न इसके अंदर से आराम से आ सकते हैं, ठीक है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी होती है। तो ये जो पियाजे हैं इसके आप यूँ अगर मान लेते हैं कि इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या है। तो पियाजे ने एक तो रचनावाद के ऊपर बल दिया, ठीक है ना। एक तो किसके ऊपर? रचनावाद के ऊपर बल दिया। जैसे कल ही मैंने आपको बताई थी बात कि जो पियाजे की थ्योरी है वो संज्ञानवाद के अंदर भी आती है और रचनावाद के अंदर भी आती है, क्योंकि पियाजे ने दोनों की बातें की है। पियाजे ने ये भी कहा है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा और पियाजे ने ये भी कहा कि ज्ञान का निर्माण बुद्धि से करेगा भी। जैसे बच्चे की समझ होगी ना, जैसी बुद्धि होगी, वैसा ही बच्चे को क्या आ जाएगा, वैसे ही बच्चे को ज्ञान आ जाएगा, ठीक है। तो फिर पियाजे ने शिक्षक का स्थान क्या बताया? एक सहायक के रूप में। पियाजे कहता है कि जो शिक्षक होता है वो एक सहायक होता है, वो एक फैसिलिटेटर है बस, ठीक है ना। फैसिलिटी देने वाला है। तो शिक्षक जो है वो खुद को एक सहायक समझे और बच्चों से ज्ञान की खोज करने के लिए बच्चों को क्या करे भी? प्रेरित करे, ठीक है ना। बच्चों को क्या करे? प्रेरित करे। फिर उसके बाद पियाजे ने समझाया कि जो बालक होते हैं, बालक के सोचने का, समझने का और कार्य करने का तरीका क्या होता है? अलग-अलग होता है। हर एक बच्चे के काम करने का तरीका, सोचने का तरीका सबका अलग-अलग है। तो उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार किया जाना चाहिए, ठीक है ना। उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार किया जाना चाहिए। ये देखो, आपके जो सिलेबस के अंदर आपका बीसीसी तीनों है। बीसीसी का मतलब क्या? ये तो है आपका व्यवहारवाद, ये तो आपका क्या है? व्यवहारवाद है। और सी का मतलब क्या है? कॉग्निटिव, यानी कि ये आपका संज्ञानवाद है। ये क्या है? ये आपका संज्ञानवाद। और इस सी का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि रचनावाद, यानी कि रचनावाद। ये तीनों वाद आपके सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं। हमने व्यवहारवाद की सारी थ्योरीज कर ली, क्योंकि आपको साथ साथ में ये पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। कहीं ये तो नहीं कि आपका दिमाग भटक चुका है कि मैडम पता नहीं कौन सा इसमें से करवा रहे हैं। जो आपके सिलेबस के अंदर जो बिहेवियरिज्म दिया हुआ है हम उसको कर रहे थे पहले, वो तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमारा संज्ञानवाद चल रहा है। इन तीनों के अंदर अंतर क्या है वो आप सबको जो है वो समझ में अच्छी तरह आना चाहिए कि इन तीनों के अंदर अंतर क्या होता है। देखो, जो व्यवहारवादी होते हैं, व्यवहारवादी ये मानते हैं कि जो बालक की ना कोई अपनी इच्छा है, बालक की ना कुछ उसके मन में कुछ है, यानी कि अगर आप बालक को कोई भी स्टिमुलस दोगे तो वो उसके प्रति रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा। यानी यानी कि ये जो व्यवहारवादी होते हैं, ये क्या करते हैं? ये केवल स्टिमुलस के ऊपर जोर देते हैं कि अगर बालक के सामने आप अगर स्टिमुलस रखोगे तो बच्चा जो है वो करेगा ही करेगा। क्या? उसके प्रति रिएक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है ना। हम आगे बढ़ने से पहले हमें ये बातें हमें क्लियर होनी चाहिए, इस तरह की बातें। और फिर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि भई अगर बच्चे को आपने पढ़ाना है तो आपको क्या करना चाहिए कि डंडे के ज़ोर के ऊपर बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। मतलब ये लोग ये मानते हैं कि बच्चे को अगर कोई भी चीज़ सिखानी है तो बच्चे को प्रेशराइज़ करके सिखाना पड़ेगा। आपने बच्चे के ऊपर प्रेशर देना पड़ेगा। जब तक बच्चे के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, बच्चा नहीं सीखेगा। क्योंकि ये नहीं मानते कि बच्चे के अंदर कोई बुद्धि भी होती है या बच्चा कुछ करके भी सीख सकता है, इस बात को ये नहीं मानते। ये मानते हैं कि अगर आप बच्चे को सामने कुछ दिखाओगे तो बच्चा काम करेगा। जैसे आपने बच्चे के सामने डेयरी मिल्क की चॉकलेट रख दी एक, तो बच्चा उसको देखकर होमवर्क कर लेगा घर पे, ठीक है ना। बच्चा घर के ऊपर होमवर्क कर रहा है, वो कहता है मैं नहीं करूँगा, लेकिन मम्मी ने क्या कर दी, सामने डेयरी मिल्क की एक चॉकलेट रख दी। कहते हैं कि अगर तू काम करेगा तो ये चॉकलेट तेरे को मिल जाएगी। तो बच्चा उस चॉकलेट के लिए काम कर रहा है। मतलब बच्चे के अंदर बुद्धि नहीं है काम को करने की, ना ही बच्चे के पास कोई रचनात्मकता है उस काम को करने की, लेकिन उसके सामने चॉकलेट रखी हुई है तो चॉकलेट के लालच के अंदर बच्चा क्या कर रहा है? काम कर रहा है, ठीक है ना। चॉकलेट के लालच के अंदर बच्चा क्या कर रहा है? काम कर रहा है। भाई देखो, ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि भाई डंडा हटा और बच्चा बिगड़ा, कि जैसे अगर आप बच्चे के ऊपर से डंडा हटा लोगे ना तो बच्चा क्या हो जाएगा? बच्चा बिगड़ जाएगा। मतलब इन लोगों का ये मानना है। जैसे पुराने ज़माने में होता था ना कि भई बच्चे को अगर पढ़ाना हो तो आप मास्टर जी को कह दिया जाता था कि भई आपने इसको मार कूट के कैसे भी पढ़ाना है। मतलब ये जो बच्चा है ना, इसकी खाल तो तुम्हारी और हड्डी हमारी। मतलब इसकी खाल उतार लो ऊपर-ऊपर की और हड्डियाँ, बस हड्डियाँ छोड़ देना, मतलब जीता रहे ये, ज़िंदा छोड़ देना। बाकी
इसको मार कूट के जैसे भी आप पढ़ा सकते हो ना, जितना मार सकते हो, पीट सकते हो, मुर्गा बनाओ, इसको कुछ भी करो, लेकिन इसको पढ़ा दो बस, ठीक है ना। हड्डी हड्डी छोड़ दिया ना हमारे लिए, खाल तुम उतार लो चाहे बेशक इसकी। तो इस तरह से एक विचार होता था। लेकिन उसके बाद क्या है, संज्ञानवाद आया। उसके बाद क्या आया भाई, संज्ञानवाद आया। संज्ञानवाद क्या कहता है, संज्ञानवाद कहता है कि बच्चे को मारने पीटने कूटने की जरूरत नहीं है। बच्चे के सामने जब भी कोई समस्या आएगी ना, तो उसका हल वो खुद कर लेगा। कैसे करेगा उसका हल, अपने संज्ञान से, अपनी बुद्धि से। बच्चे के अंदर इतना दिमाग है, यानी कि उसको अगर कोई भी समस्या उसके सामने आ जाएगी तो उसको अचानक सूझ उत्पन्न होगी। उसको क्या उत्पन्न होगी, अचानक सूझ उत्पन्न होगी, और इस सूझ के जरिए वो उस काम को क्या कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, यानी कि बच्चा जो भी कुछ करता है अपने दिमाग से करता है। बच्चे के पास दिमाग है। ये कहते हैं कि आप ये मत समझिए कि बच्चे के पास दिमाग नहीं है, लेकिन जो व्यवहारवादी होते हैं ना, जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवादी कहते हैं कि बच्चे के साथ पास दिमाग नहीं है। जॉन लॉक ने कहा था, जॉन लॉक ने क्या कहा था कि बच्चा क्या है, एक ब्लैंक स्लेट है। एक क्या है, एक ब्लैंक स्लेट है, ठीक है ना। और ब्लैंक स्लेट शब्द के लिए इन्होंने एक नया शब्द यूज किया था, और उस शब्द का नाम क्या था, टेबुला रसा। शब्द का क्या नाम था, टेबुला रसा। यानी कि जो बच्चा है ना वो खाली स्लेट है। बच्चे का दिमाग कोरी स्लेट होता है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, मतलब बच्चे के दिमाग नहीं होता। जैसे जैसे बच्चा वातावरण के संपर्क के अंदर आएगा, एनवायरनमेंट के संपर्क में आएगा ना बच्चा, मतलब आप बच्चे को जैसा एनवायरनमेंट दोगे, बच्चा उसी के अनुसार अपना ज्ञान सीख लेगा। अगर आप बच्चे को एनवायरनमेंट क्या दे रहे हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे रहे हो, तो बच्चा अच्छी बातें सीख लेगा। अगर आप उसको नेगेटिव एनवायरनमेंट दे रहे हो, आप घर पे गाली गलौज करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, हर रोज घर पे जूत बजते हैं, आपस के अंदर ताना देना है ना, लड़ाई झगड़ा करना, गालियां निकालना, तो बच्चे के लिए वातावरण क्या है, नेगेटिव है। तो बच्चा वही सीख लेगा, वही अडोप्ट कर लेगा। अगर आप बच्चे के लिए पॉजिटिव दे रहे हो ना माहौल, तो बच्चा उसी को अडोप्ट कर लेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो फिर जॉन लॉक ने एक और नाम यूज किया था, क्ले। इन्होंने कहा था कि बच्चा क्ले है, यानी कि गीली मिट्टी है, आप उसको कोई भी शेप में ढाल सकते हो, ठीक है ना। और इन्होंने क्या कहा था, जॉन लॉक ने एम्प्टी वेसल। क्या कहा था, एम्प्टी वेसल, यानी कि बच्चा क्या है, खाली बर्तन है। जिस प्रकार खाली बर्तन के अंदर आप कुछ भी भर सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो खाली बर्तन के अंदर, इसी प्रकार एक पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चे के दिमाग में क्या चीज वो डाल रहे हैं, ठीक है ना, एक पेरेंट्स पे। क्योंकि जो पहला बच्चे के लिए जो आप कह सकते हो स्कूल है, वो क्या है, वो घर है, वो परिवार है। पहला स्कूल बच्चे की फैमिली होती है, मतलब जो पेरेंट्स है वो तो ऑलरेडी टीचर हैं, ठीक है ना। पेरेंट्स क्या है, वो तो ऑलरेडी टीचर हैं। तो जो बच्चों को सिखाएंगे, जो पेरेंट्स, बच्चा वही सीखेगा। पड़ोसियों के संपर्क में, रिश्तेदारों के संपर्क में, स्कूल के संपर्क में तो बच्चा बाद में आएगा। पहले जो परिवार के लोग, जैसा बच्चे की फैमिली होगी, बच्चा उसी के अनुसार क्या कर लेगा, सीख जाएगा, ठीक है ना। ये बात किसने कही थी, ये बात जॉन लॉक ने कही थी। जॉन लॉक व्यवहारवाद से क्या था, प्रभावित था, ठीक है। क्योंकि कहता है ना, वाटसन की एक परिभाषा बड़ी मशहूर है और मैंने आपको बताई भी हुई है, फिर से बता देती हूँ। वाटसन कहते हैं कि आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए, 1 दर्जन ऐसे नवजात शिशु दीजिए, दूध पीते बच्चे जो कि बिल्कुल स्वस्थ हो। आप मुझे ये मत बताइए कि वो कौन सी जाति के हैं, कौन से वो धर्म के हैं, कौन कैसा उनकी हेरिडिटी है। मैं उनमें से किसी को चोर डाकू लुटेरा, तो किसी को डॉक्टर वकील इंजीनियर भी बना सकता हूँ। हेरिडिटी ये कहते हैं नो हेरिडिटी, हेरिडिटी कोई मायने नहीं रखती, समझ रहे हो ना, हेरिडिटी कोई मायने नहीं रखती। अगर मुझे किसी को वकील बनाना होगा ना, किसी बच्चे को, तो मैं उसको वकालत वाली ही फिल्में दिखाऊंगा, मैं उसको वही किताबें पढ़ाऊंगा, मैं उसको कोर्ट में लेकर जाऊंगा, यानी कि मैं उसके लिए माहौल ऐसा क्रिएट कर दूंगा कि वो बच्चा वकील बनेगा। अगर मैं किसी को डॉक्टर बनाना चाहता हूं तो मैं वैसा ही माहौल क्रिएट करूंगा, और यदि मैं किसी को चोर बनाना चाहता हूं तो मैं उसको चोरी भी सिखा सकता हूं। आप ये बताइए कि बच्चे को बनाना क्या है, मैं वो ही बना सकता हूं। तो वाटसन ने अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए इन्होंने क्या किया था, इनका खुद का बेटा था 11 महीने का, और 11 महीने का जो इनका बच्चा था, बेटा था, उसका नाम क्या था, अल्बर्ट। इन्होंने अल्बर्ट के मन में डर पैदा कर दिया था। इन्होंने कहा था कि बच्चे के मन में डर नहीं है, लेकिन मैं इसको पैदा कर सकता हूं। कैसे पैदा किया, ये अल्बर्ट के लिए खरगोश लेकर आए थे, और वो जो खरगोश है उसको, जैसे वो अल्बर्ट के पास खरगोश जाता था तो एक भयंकर आवाज की जाती थी, मतलब डरावनी आवाज, ठीक है ना। तो अल्बर्ट जो है वो खरगोश से डर जाता था, और वो उसको जोर जोर से रोने लगता था, जोर जोर से। खरगोश को वहां से
ले जाया जाता था दूसरी जगह। उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद, मतलब 2-4 घंटे के बाद, फिर इसी तरह से खरगोश को लाया जाता। जैसे ही खरगोश पास में आता अल्बर्ट के, फिर डरावनी आवाज़ की जाती ज़ोरदार, फिर अल्बर्ट रोने लगता था ज़ोर-ज़ोर से। तो जब इस तरह 5-7 बार किया गया, तो अल्बर्ट जो है वो बिना डरावनी आवाज़ के ही खरगोश से डरने लगा। अब जब भी खरगोश उसके पास आता तो वो ज़ोर से चीख मार के रोता था, ठीक है? ज़ोर से चीख मार के रोता था। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि अल्बर्ट जो है वो हर चीज़ से डरने लगा, हर उस चीज़ से जो फर वाली हो। वो फर वाले तकिए से, फर वाले खिलौने से, सबसे डरने लगा। अगर अब उसके सामने टेडी बियर लाया जाता ना, तो वो ज़ोर से चीख मारता था। तो उसके, क्योंकि उसके मन में क्या हो गया, डर पैदा हो गया। अब क्या किया गया, धीरे-धीरे स्थिति के अंदर परिवर्तन किया गया। अब खरगोश को जैसे अल्बर्ट के पास ले जाया जाता तो कोई आवाज़ नहीं की जाती। तो अल्बर्ट 2-4 बार तो रोया ज़ोर से, लेकिन वो भयंकर ध्वनि नहीं होती थी ना, तो अल्बर्ट का जो बॉन्ड है वो क्या पड़ गया, ढीला पड़ गया। बॉन्ड बॉन्ड का मतलब समझते हो, मैंने आपको सारा करवाया हुआ है। बॉन्ड क्या पड़ गया, ढीला पड़ गया। तो धीरे-धीरे अल्बर्ट है वो खरगोश से खेलने भी लगा था, मतलब डर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो वाटसन ने ये प्रयोग अपने खुद के बेटे के ऊपर करके दिखाया था कि बच्चों को ना डर का पता, ना बच्चे को निडरता का पता, ना बच्चे को प्रेम का पता, ना बच्चे को घृणा का पता, लेकिन जो आप बच्चे को सिखाओगे बच्चा तो वो ही सीख जाएगा। ये व्यवहारवाद है भी। संज्ञानवाद क्या कहता है? संज्ञानवाद कहता है कि हम जो चीज़ सीखते हैं ना, अपनी बुद्धि से सीखते हैं। हमारा जो दिमाग है वो क्या करता है, अचानक समस्या का समाधान आता है। जैसे मैंने आपको कोहलर की थ्योरी करवा दी, ठीक है ना? क्या करवा दी मैंने आपको, कोहलर की थ्योरी करवा दी। तो कोहलर क्या कहता है कि जो चिंपांजी है उसने कोई उछल कूद करके थोड़ी ना सीखा। उस चिंपांजी के साथ 3 बार प्रयोग किया गया, तीनों बार अपने दिमाग का प्रयोग करके केलों को उतार लिया और खा लिया, ठीक है ना? तो इन्होंने कहा कि बुद्धि से सीखता है, मतलब ये जरूरी नहीं कि आपके सामने कोई स्टिमुलस होगा तो आप उछल कूद करोगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। फिर मैंने आपको कल प्याजे की थ्योरी करवाई। प्याजे ने भी तो यही कहा, समझ गए ना थ्योरी में से, कि जो बच्चा है उसका वो कैसे सीखता है, वो वातावरण के अंदर जब आता है, वातावरण के संपर्क में आता है, तो बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करता है। ये बोलते हैं ना कि भाई 0 से 2 साल का बच्चा है, वस्तु सहिता का गुण आता है, बच्चे अर्धभाषी होते हैं, बच्चे पकड़ लेते हैं, पहुँच लेते हैं, चूस लेते हैं, ठीक है ना? ये सारी क्रियाएँ होती हैं। बच्चा इनेट स्कीमा करता है, बच्चा क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है। ये सारी की सारी बातें पियाजे बोलते हैं। फिर पियाजे कहते हैं कि जब बच्चा 2 से 7 साल की उम्र के बीच में आएगा, तो फिर बच्चे को क्या करना आ जाएगा, संख्या बोध, है ना? नंबर सिस्टम का पता चल जाएगा, कंजर्वेशन का पता चल जाएगा, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का पता चल जाएगा। उसके बाद रिलेशंस का पता चल जाएगा। बच्चा क्या करेगा, प्रतीकों को समझने लग जाएगा, भाषा सीख लेगा। इन्होंने ये थोड़ी ना कहा कि हम लोग बच्चे को डाँट-डूँट के, मार-कूट के सिखाएँगे। इन्होंने कहा बच्चा तो खुद ही सीख लेगा। जैसे-जैसे वातावरण के संपर्क के अंदर आएगा तो बच्चा खुद ही सीख लेगा। ये क्या है, ये संज्ञानवाद है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं रचनावाद की। ये रचनावाद क्या है? आपके जो सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, कंस्ट्रक्टिविज़्म यानी कि रचनावाद। रचनावादी, आजकल रचनावाद को ही माना जाता है। अगर हम प्रेज़ेंट की मैं बात करूँ ना, तो आजकल जो है ना शिक्षा प्रणाली वो रचनावाद के ऊपर आधारित है। क्योंकि रचनावाद क्या मानता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करेगा, लर्निंग बाय डूइंग। कैसे करेगा, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि खुद करके देखेगा, काम को खुद करके देखेगा और ज्ञान का निर्माण बच्चा खुद कर लेगा, ठीक है ना? ऐसा कौन मानते हैं, रचनावादी। ये कहते हैं कि बच्चे को करने के लिए आप टास्क दो। आप क्या दो, बच्चे को करने के लिए टास्क दो। क्योंकि रचनावादी ये मानते हैं कि एक जो टीचर होता है ना, टीचर एक फैसिलिटेटर है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है टीचर का रोल। बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करता है। बच्चा जो है वो ज्ञान का निर्माण खुद करता है। टीचर एक सुविधा दाता है, सुविधा दाता यानी कि फैसिलिटेटर है। मान लो बच्चे को कोई चीज सीखनी है, उसको मॉडल की जरूरत है, तो टीचर का काम है कि बच्चे को मॉडल प्रोवाइड करवाए। अगर उसको मैप चाहिए तो मैप उसको ला कर दे, उसके सामने लगाए। जहां पर बच्चे को दिक्कत आ रही है, मान लो पढ़ते समय बच्चे को कोई समस्या आ गई, तो टीचर का काम क्या है कि उसको उस दिक्कत को दूर कर देना और बच्चे को पढ़ने का क्या देना, अवसर देना। यानी कि बच्चे को वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देगा ना, तो फिर दिक्कत दूर हो जाएगी और बच्चा आगे पढ़ेगा, ठीक है ना? बच्चा क्या करेगा, आगे पढ़ेगा। मतलब जो चीज बच्चे के लिए बाधा है, जैसे अब सर्दी का टाइम है और मान लो कि खिड़कियों में से बहुत ज्यादा ठंड आती है क्लासरूम के अंदर, उनके अंदर शीशे नहीं लगे हुए, तो टीचर क्या करेगा, वहां पर शीशे लगवा देगा। सुविधा मिल गई ना बच्चों को, अब ज्यादा ठंड नहीं लग रही, अब आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है ना? तो एक सुविधा देगा।
बच्चे से करवाएगा काम। जैसे आप बच्चे को साइंस लैब के अंदर लेकर चले गए, तो ये थोड़ी ना कि आप बच्चे को खुद ही सारा कुछ करके दिखा रहे हो। आप बच्चे को करने दीजिए, आप बच्चे से मॉडल बनवाइए, चित्र बनवाइए, चार्ट बनवाइए, बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण कर लेगा। तो आजकल की जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ना, जो चाइल्ड सेंटर्ड है, जो कैसी है भाई, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो क्या करता है, वो रचनावाद को ही मानता है, यानी कि बच्चा जो है वो खुद करके सीख लेगा। इन तीनों के अंदर ये फर्क है, BCC, तीनों के आप जो नाम है वो याद रखिएगा। BCC, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, और उसके बाद क्या है भाई, रचनावाद। ठीक है। फिर देखो एक बात और, एक आपने सुना होगा कि जॉन लॉक के बारे में आपने सुना होगा, जॉन लॉक, ठीक है ना, जॉन लॉक के बारे में आपने सुना है। तो अभी अभी हमने बात की है जॉन लॉक की। जॉन लॉक ने क्या कहा था, टेबुला रसा। एक तो जॉन लॉक की आप ये बात याद रखिए कि इन्होंने टेबुला रसा का दिया था भाई। इनके अगर जॉन लॉक के बारे में कुछ आ सकता है ना, तो एक तो आ जाता है टेबुला रसा, यानी कि खाली स्लेट, गीली मिट्टी और एम्प्टी वेसल, या तो ये आ सकता है जॉन लॉक के बारे में। या और क्या आ सकता है जॉन लॉक के बारे में भाई, जॉन लॉक के बारे में और आ सकता है कि जॉन लॉक ने ये कहा था, देखो पहले मैं बात बताती हूँ आपको एडम्स की। पहले बात किसकी है, एडम्स की। एडम्स ने क्या कहा था कि जो एजुकेशन होती है ना, एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा होती है, वो क्या होती है, वो बायपोलर होती है। वो क्या होती है भाई, बायपोलर होती है। ठीक है ना, एक मिनट को भाई, जो शिक्षा होती है, हाँ जी, अब देखो, अब इसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि जब कोरा पेज ले लेते हैं तो यह साफ आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना। तो जॉन एडम्स की बात है। एडम्स ने क्या कहा था कि जो शिक्षा होती है वो क्या होती है, वो बायपोलर होती है। बायपोलर का मतलब क्या हुआ है, द्विध्रुवी। बायपोलर का मतलब क्या है, द्विध्रुवी होती है। यानी कि शिक्षा के अंदर दो ही जने होते हैं भाई, एक तो होता है टीचर, इन्होंने कहा था कि एक तो होता है टीचर और दूसरा कौन होता है, स्टूडेंट। शिक्षा के अंदर दो ही जने हैं, एक तो टीचर और दूसरा कौन है भाई, स्टूडेंट। बस यही शिक्षा है। टीचर बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चे पढ़ेंगे, बात खत्म। लेकिन जॉन लोक ने कहा कि अरे कैसी बातें करते हो। जॉन कहता है ये बात तो गलत है, जॉन लोक को ये बात समझ में नहीं आई। जॉन लोक कहता है कि शिक्षा द्विध्रुवी नहीं है, शिक्षा क्या है, त्रिध्रुवी है, यानी कि ये ट्राइपोलर है भाई। ये क्या है, ये ट्राइपोलर है। ट्राइपोलर कैसे है, इसके अंदर एक तो होता है टीचर, एक तो इसके अंदर क्या होता है भाई, टीचर होता है, ठीक है, और एक कौन होता है, स्टूडेंट। एक तो टीचर होता है, एक होता है स्टूडेंट, और एक क्या होता है इसके अंदर, करिकुलम। एक होता है इसके अंदर करिकुलम। ये करिकुलम क्या होता है, करिकुलम का माना पाठ्यक्रम। करिकुलम माना क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है। एक तो टीचर, एक स्टूडेंट, और एक क्या होता है भाई, पाठ्यक्रम होता है। जॉन लोग कहते हैं एडम्स की बात का विरोध करते हुए कि एडम्स ने तो ये कह दिया कि टीचर स्टूडेंट दो ही जना होगा, लेकिन साथ में करिकुलम भी होता है कि जब तक आपके पास पढ़ाने के लिए कोई मैटर ही नहीं है, पढ़ाओगे क्या, कितने दिन पढ़ाओगे। एक टीचर अपने अनुभव कितने के दिन बच्चों को बताएगा। क्या 1 साल तक टीचर के पास इतने अनुभव है कि वो बच्चे को बता दे। 1 साल तक क्या वो बता सकता है, नहीं बता सकता ना। तो कहता है कि आखिर बच्चे को पढ़ाएगा क्या, पढ़ाने के लिए कोई ना कोई टीचर को सामग्री तो दो, और कोई ना कोई तो चीज दो। तो वो क्या है, वो करिकुलम है, यानी कि ये क्या है, ये पाठ्य वस्तु, सॉरी ये पाठ्य वस्तु होती है भाई, एक मिनट रुको, ये पाठ्य वस्तु होती है, पाठ्यक्रम नहीं होता भाई। यहाँ पर ये सही कर लेना, ठीक है ना। अगर आप कुछ लिख रहे हो तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पाठ्य वस्तु। तो आप कहोगे मैडम पाठ्यक्रम क्यों ना करें, ठीक है ना, क्योंकि पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम बच्चों सिलेबस होता है। पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम सिलेबस होता है, समझ में आया क्या। और ये जो करिकुलम होता है ये पाठ्य वस्तु होती है। आप इसको पाठ्य वस्तु भी बोल सकते हो, या आप इसको पाठ्यचर्या भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अब ये पाठ्य वस्तु या पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर क्या है, आप कहोगे मैडम जी इन दोनों में फर्क बता दो क्या है। पाठ्यक्रम होता है सिलेबस। जैसे आप मेरे से ये पूछ लोगे मैडम साइकोलॉजी का कितना सिलेबस है, तो मैं आपको बता दूंगी भी 2 यूनिट है, ऐसे ऐसे ये मामला है भी सारा, ये तो सिलेबस हो गया। बच्चा पूछ लेगा टीचर से सर जी मैथ का क्या सिलेबस है, तो बता देगा टीचर के मैथ का ये सिलेबस है। लेकिन पाठ्य वस्तु या पाठ्यचर्या क्या होती है, इसके अंदर बच्चे के पूरे साल का, मतलब 1 साल का पूरा लेखा जोखा होता है कि बच्चे को क्या तो पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, और बच्चे को कब भ्रमण के लिए लेके जाया जाएगा,
कब बच्चे को कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाएंगे स्कूल के अंदर, कब बच्चे के पेपर लिए जाएंगे, कब बच्चे के एफए लिए जाएंगे या कब बच्चे के ऐसे लिए जाएंगे। तो ये सारा का सारा मामला जो होता है वो पाठ्य वस्तु के अंदर होता है, यानी कि करिकुलम के अंदर होता है भाई। ये सारा का सारा मामला किसके अंदर होता है? करिकुलम के अंदर होता है, ठीक है। और पाठ्यक्रम केवल ओनली सिलेबस है। आप ये कह सकते हो कि ये तो आपकी क्या है, ये तो आपकी पाठ्य वस्तु है और ये आपका पाठ्यक्रम है, ये आपका सिलेबस है। यानी कि जो सिलेबस होता है, जो सिलेबस होता है वो करिकुलम का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि जब बच्चे के लिए करिकुलम बनाया जाता है तो पूरा का पूरा पूरे साल का लेखा जोखा उसके अंदर तैयार किया जाता है, ठीक है। क्लियर बात? सबको क्लियर हो गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं है? चलो जी। तो जॉन लॉक ने कहा था ट्राइपोलर है, एडम्स ने क्या कहा था? बाइपोलर है, ठीक है। चलो जी, अब कुछ कुछ समझ में आया क्या या नहीं आया? कुछ आया? कुछ कुछ ये लो जी। अब हम बात करते हैं आगे नोआम चोम्स्की का भाषा अर्जन सिद्धांत। वैसे आपके इसके सिलेबस के अंदर भाषा अर्जन का कुछ काम नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक मोटा मोटा बता दूं कि इसके प्रवर्तक कौन थे। नोआम चोम्स्की थे। मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाषा का आ जाता है तो भाषा का केवल चोम्स्की ने दिया था। प्रवर्तक चोम्स्की है। भाषा विकास की जन्मजात, कहते हैं कि बच्चे के अंदर भाषा के विकास की जन्मजात योग्यता होती है। बच्चा, थोड़ा स्पीड में करवाऊंगी क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि चोम्स्की का बता दूं, हो सकता है कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो बच्चे कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होती है कि सिलेबस के अंदर चीजें डायरेक्ट नहीं दी होती है, सिलेबस के अंदर चीजें डायरेक्ट नहीं है, लेकिन भाषा बच्चा कैसे सीखता है? बुद्धि से सीखता है। तो इसका मतलब ये संज्ञानवाद के अंदर हो सकता है कि यहाँ से पूछ ले, क्योंकि उन्होंने ये थोड़ा ना किया कहा है कि तुम लोग जो कॉग्निटिव तुम्हारा डेवलपमेंट है तुम उसमें ये फलानी फलानी थ्योरी कर लो। उन्होंने ये थोड़ा ना कहा है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने तो ये कहा है कि संज्ञानवाद से संबंधित हम कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। समझ रहे हो ना, कि संज्ञानवाद से संबंधित हम कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, तो कोई भी थ्योरी आ सकती है इसके अंदर। तो हम लोग भाषा कैसे सीखते हैं? तो बुद्धि से सीखेंगे भाषा। तो ये तो संज्ञान का काम हो गया ना फिर। तो देखो, बच्चे जिस भी भाषा को जब बच्चे जिस भी भाषा को सुनते हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, चाहे वो पुर्तगाली हो, उस भाषा को सीखने की उसके अंदर क्या होती है? जन्मजात योग्यता होती है। बालक के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है। भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है। जैसे हमारा शरीर मैच्योर होता है ना, हमारे अंदर फिजिकल मैच्योरिटी आती है समय के अनुसार, धीरे 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 हमारे अंदर फिजिकल मैच्योरिटी आती है। उसी प्रकार हमारी भाषा के अंदर, यानी कि लैंग्वेज के अंदर भी मैच्योरिटी आती है भाई। लैंग्वेज में भी क्या आती है? मैच्योरिटी आती है, कि धीरे धीरे बच्चा भाषा को क्या कर लेता है? सीख लेता है उम्र के अनुसार। जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो 3 शब्द बोलता है, जब 2 साल का होता है तो 272 शब्दों को बोलता है, 3 साल का होता है तो वो 600 प्लस शब्दों को बोलता है। तो ये भाषा विकास की जो मैच्योरिटी है ना, ये बच्चों के अंदर धीरे धीरे आती है। अगर आप ये सोचते हो कि हम रातों रात बच्चे को भाषा सिखा दें, तो आप गलत सोच रहे हो। जिस भाषा को सुनते उसको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। तो हर बच्चे के पास क्या है? एक LAD है। इसमें से प्रश्न क्या आता है कि LAD का कॉन्सेप्ट किसने दिया? प्रश्न यही आता है हमेशा, हमेशा यही प्रश्न आया आज तक। और LAD के अलावा नोआम चोम्स्की का कुछ भी नहीं आता एग्जाम के अंदर। और ये भी ध्यान रख लेना कि जब भी अगर भाषा की बात होगी तो वो केवल चोम्स्की ने करी है और किसी ने भाषा की बात की नहीं, किसी ने भी। तो बच्चे के अंदर क्या है? एक LAD है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है बच्चे के पास। क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। ये कहते हैं कि जो भाषा है, भाषा सीखने के कितने नियम होते हैं भाई? भाषा सीखने के 2 नियम होते हैं। LAD का मतलब समझते हो कि भाषा अधिग्रहण यंत्र, ऊपर लिखा हुआ है देखो, कदे पजल हो जाओ। भाषा अधिग्रहण यंत्र, यानी कि हर एक बच्चे के पास LAD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। तो मतलब उस डिवाइस के जरिए वो भाषा को सीख लेता है। बच्चा ग्रामर को भी सीख लेता है ना। लड़का होगा तो वो कहेगा मैं खाऊंगा, लड़की कहेगी खाऊंगी, तो ग्रामर को सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो, भाषा सीखने के 2 नियम होते हैं। एक तो होता है सतही संरचना का नियम, एक होता है गहरी संरचना का नियम। भाषा सीखने के कितने नियम बताए भाई? 2 नियम बताइए। एक तो सतही संरचना और एक होती है गहरी संरचना। सतही, सतही का मतलब क्या है? ऊपर का, ऊपर ऊपर का, सरफेस। बच्चा बोलना सीख जाता है, पढ़ना लिखना ये ऊपर ऊपर का है भाई। जब भाषा का ज्ञान गहराई से, आप यूं कह सकते हो, जब ग्रामर सीखता है तो वो क्या है? वो गहरी संरचना है। इस सिद्धांत को
जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा कि आपसे पूछ लिया जाए कि जनरेटिव ग्रामर थ्योरी किसको कहा जाता है, इसी सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर बात, कोई दिक्कत? उसके बाद देखो हम चलते हैं कोहलबर्ग की तरफ, क्योंकि बस इसका मैंने आपको थोड़ा ही बताना था, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि बस एलईडी का याद कर लेना, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी इसके अंदर। आगे बात है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ये आपके सिलेबस में मतलब आएगा, क्योंकि जो कोहलबर्ग है वो किसकी बात करते हैं, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। मतलब कॉग्निटिव कोई सीधे सीधे नहीं करते, लेकिन जो मोरलिटी होती है ना, मोरलिटी यानी कि जो बच्चा नैतिकता सीखेगा वो कैसे सीखेगा, वो दिमाग से सीखेगा। बच्चा नैतिकता कैसे सीखेगा, बच्चा नैतिकता सीखेगा दिमाग से। मतलब सीधी सीधी बात नहीं की, सीधी सी बात है भी, मतलब डायरेक्ट वे में बात नहीं की, लेकिन ये तो अपने को पता है कि बच्चा कैसे सीखेगा, दिमाग से ही वो सीख लेगा। तो जो कोहलबर्ग है इसने प्याजे ने एक सिद्धांत दिया था, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है वो प्याजे ने भी दिया था अभी, ठीक है ना। किसने दिया था, प्याजे ने भी दिया था। तो प्याजे के सिद्धांत को इन्होंने क्या किया, शुद्ध करके अपना सिद्धांत दिया, ठीक है ना। प्याजे के सिद्धांत को शुद्ध किया था। आप कहते हैं मैडम शुद्ध ने कि वो कोई सोना था जो शुद्ध कर दिया, मतलब उसके अंदर कुछ और नई बातें ऐड कर दी, उसके अंदर कुछ और नई बातें ऐड कर दी, तो इन्होंने उसको ही दिया था। अब प्याजे का क्या चक्कर है भाई, तो प्याजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। कब दिया था, 1928 के अंदर। कब दिया था, 1928 के अंदर प्याजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। तो प्याजे ने कहा कि जो नैतिक विकास है, जो बालक का नैतिक विकास है, वो एक निश्चित क्रम के अंदर होता है। बालक का जो नैतिक विकास है वो किसके अंदर होता है, वो एक निश्चित क्रम के अंदर होता है, सीक्वेंस के अंदर होता है। तो प्याजे ने नैतिकता की जो अवस्थाएं बताई, उनमें से प्रमुख पहली अवस्था कौन सी बताई इन्होंने, कि परायता। नाम देखो क्या है, इंग्लिश में भी बताऊंगी, लिख लेना इसको, ये आपके उस परायता, नैतिकता की अवस्था, परायता नैतिकता की अवस्था, इसको इंग्लिश में जो है वो क्या बोलते हैं, परायता नैतिकता की अवस्था, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ हेट्रोनोमियस मोरालिटी। स्टेज ऑफ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ क्या, हेट्रो नो, ठीक है ना, मोरालिटी। अब समझ में आ गया क्या, स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मोरालिटी, ठीक है ना। प्याजे ने कहा कि इस अवस्था की जो शुरुआत है वो बच्चे के अंदर असमान अंत्यक्रिया से होती है। कैसी होती है, असमान अंत्यक्रिया से होती है, ठीक है ना। मतलब बच्चे नैतिकता के बारे में जो अपना संप्रत्यय, जो अपना कॉन्सेप्ट विकसित कर लेते हैं, नैतिकता के बारे में जो अपना कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, ठीक है, वह क्या होता है, वह दृढ़ होता है। मतलब बच्चे ये सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है। बच्चे को ये लगा कि यहाँ पैसे पड़े हैं घर में सामने, अगर इसको उठाकर मैंने चीज़ ले आया, मैंने अगर कुछ खा लिया तो कोई गलत बात नहीं है। बच्चा सोचता है कि घर के अंदर अगर 4 चॉकलेट है, अगर मैं चारों के चारों खा लूँ तो कोई गलत बात नहीं है। मतलब जैसा बच्चा का दिमाग है उसी प्रकार से बच्चा उस चीज़ को सोच लेता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी इन्होंने क्या बताई थी, दूसरी बताई थी स्वायत्तता, वो तो थी प्रायता, मतलब दूसरों के ऊपर। ये है स्वायत्ता नैतिक अवस्था, इसको आप क्या कहोगे, ऑटोनोमियस। उसको तो हेट्रो था, ये क्या था, ऑटोनोमियस, ऑटोनोमियस मोरालिटी। ऑटोनोमियस मोरालिटी क्या होती है, ऑटोनोमियस मोरालिटी का मतलब क्या है कि इस अवस्था में नैतिकता बच्चों के संगी साथियों में और सभी के अंदर मतलब नैतिकता आ जाती है। बच्चा नैतिकता को समझने लग जाता है अपने हृदय से, अपने मन से। मतलब दूसरों के अधिकारों के प्रति उसको चिंता भी होती है और अपने अधिकारों की भी उसको चिंता होती है कि कोई मेरा कुछ ना छीन ले, लेकिन मैं दूसरों का भी कुछ ना छीनूं। यानी कि नैतिकता का बच्चा अपने मन से क्या करता है, पालन करता है। ये किसने बताई थी, ये बात बताई थी, ठीक है, ये बात बताई थी किसने, प्याजे ने। लेकिन अब हम बात करते हैं कोहलबर्ग की। अब हम किसकी बात करते हैं, कोहलबर्ग की बात करते हैं। तो कोहलबर्ग क्या कहता है, ठीक है ना। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है, कोहलबर्ग की। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया 1981 में।
जो 1928 के अंदर जो दिया था किसने, पियाजे ने, उसी के सिद्धांत को इन्होंने शुद्ध करके दिया था, ठीक है ना। तो इन्होंने नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कब दिया था, 1981 के अंदर दिया था। इनकी प्रसिद्ध कहानी कौन सी है, हेंज की दुविधा। मतलब जो हेंज है, एक व्यक्ति होता है, उसकी जो पत्नी होती है वो बीमार होती है, तो इस डॉक्टर एक दवाई लिखता है उसकी पत्नी के लिए, जो शहर के अंदर एक केमिस्ट के पास है, एक केमिस्ट है उसके पास ही वो दवाई होती है। तो वो उस हेंज जो है उस केमिस्ट के पास जाता है और कहता है कि मुझे ये दवाई दे दो, लेकिन जो केमिस्ट होता है उस दवाई के 10 गुना ज़्यादा दाम मांग लेता है। तो हेंज कहता है कि मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं, तो मैं तुम्हें कुछ रुपए दे देता हूँ, आधे मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। लेकिन वो केमिस्ट कहता है कि ये दवाई मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई है, बहुत दिनों के बाद खोजबीन करके, तो मैं तो इसको 10 गुना दाम पर ही बेचूंगा, अगर तुम्हें लेनी है तो लो, नहीं तो ना लो। तो हेंज क्या करता है, वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि अगर आप वो दवाई नहीं लेकर आए तो आपकी पत्नी मर सकती है, ठीक है ना। तो हेंज क्या हो जाता है, दुविधा में फंस जाता है। तो वो क्या करता है, रात के समय जो केमिस्ट की दुकान का जो शटर है वो तोड़कर और दवाई को लेकर आ जाता है, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, हेंज की दुविधा वाली कहानी का मतलब क्या है कि जो थे ये कोहलबर्ग, इन्होंने मतलब बच्चों से लेकर बड़ों तक इन्होंने अनेक उनको नैतिक दुविधाओं में डाला था, अनेक कहानियां सुनाई थी। जैसे मान लो आप अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों को अलग अलग आप कहानियां सुना दे कि बताओ अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते, ठीक है ना, तुम उसकी जगह होते तो क्या करते। जैसे मान लो हमने किसी बच्चे को कहानी सुना दी कि भाई एक राम नाम का एक लड़का था, उसके घर के अंदर एक मंदिर था, और मंदिर के अंदर जो है वो मम्मी पैसे चढ़ा दिया करती थी। एक दिन उसने पैसों को उठाया और जाकर चीज़ खा ली, ठीक है ना, और उठाया और बाजार से चीज़ लाकर खा ली। तो क्या बताओ उसने सही किया या गलत किया। मतलब इस प्रकार से कुछ मन गढ़ंत कहानियां सुनाई थी और उनको किसके अंदर डाला था, नैतिक दुविधाओं के अंदर डाला था, ठीक है। तो बच्चों ने जो जवाब दिया उस बात का जवाब दिया, उसके आधार पर इन्होंने अपना ये सिद्धांत बनाया था। इस आधार पर उन्होंने अपना ये सिद्धांत बनाया था। मतलब नैतिक दुविधा क्या होती है, नैतिक दुविधा क्या है, नैतिक दुविधा का मतलब है एक ऐसी परिस्थिति जब हम ये जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, वो नैतिक दुविधा होती है। एक ऐसी परिस्थिति जब हम ये जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, एक मिनट रुको भाई। उसके बाद देखिए कि इन्होंने क्या बताए, 3 तो लेवल बताए और 6 इन्होंने क्या बताई, स्टेज बताई, ठीक है ना। कोहलबर्ग ने नैतिकता का जो है ना वो 3 इन्होंने स्तर पर विभाजित किया था। नैतिकता को लेवल 3 स्तर के ऊपर इन्होंने क्या किया, विभाजित किया। एक तो प्री कन्वेंशनल स्टेज, एक कन्वेंशनल स्टेज और एक पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। आप लोगों ने एस्टेट क्लियर किया हुआ, सारा का सारा आपने पढ़ा हुआ है, ऐसी कोई नई बात नहीं है कि जो भी आपको जमा ही नहीं लगे एकदम। तो इन्होंने 3 तो लेवल बताए और 6 क्या बताई, इन लेवल के अंदर स्टेजेस इन्होंने बताई थी।